नमस्कार, जनता टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बागपत का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान सीएम जिला अस्पताल और एक सरकारी स्कूल का भी दौरा कर सकते हैं। इसके साथ ही निरीक्षण कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सीएम के दौरे की सख्त तैयारियों को देखते हुए दिल्ली सहारनपुर मेरठ आने जाने वाले मार्ग पर डायवर्जन किया गया है। तो वहीं एडीजी और कमिश्नर ने सियाना गांव पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम पुलिस अफसरों के साथ कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर समीक्षा भी कर सकते हैं। इसके बाद वो जिला अस्पताल और सरूरपुर सीएचसी का निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीएम योगी बागपत दौरा करने के बाद दोपहर करीबन 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में अहम बैठक चल रही है सांसदों के साथ। इसी बैठक में शरीक होने के लिए सीएम दिल्ली रवाना होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को सीआईआई, आपको बता दें कि इंडियनाइजेशन समिट ऑन डिफेंस एंड एयर स्पेस 2021 को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया संकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। ये कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सीएम ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। ये डिफेंस और एयर स्पेस उद्योग के लिए बेहद खास होने वाला है और परियोजना क्षेत्र में स्थापित रक्षा क्षेत्र से संबंध न रखने वाली एमएसएमई इकाइयों और स्टार्टअप के लिए भी लाभकारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। योगी सरकार ने भी अपने कामों की बदौलत दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नया नारा गढ़ा है, जिससे साफ है कि बीजेपी एक बार फिर से भगवान राम के सहारे ही नजर आएगी। चुनाव से आने पहले भाजपा ने विकास की बुकलेट जारी करी है। बुकलेट के पहले पेज पर सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर लगी है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे का मकसद यही है कि अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण को भी किसी न किसी बहाने से भुनाने की कवायद सरकार कर रही है। योगी सरकार अब इरादे नेक काम अनेक नाम के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। सरकार के काम की बदौलत विकास और विश्वास को आधार बनाकर पार्टी ने इस बार का चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के तहत अब यूपी के भी कर्मचारियों को पेंशन और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे यूपी के 27 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। इसमें 15 लाख राज्य कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोरोना संक्रमण काल में स्थगित महंगाई भत्ता, महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को जारी कर दिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव बढ़ने के बाद 17 से 28% हो जाएगा। डीएडीआर के भुगतान पर राज्य सरकार के खजाने पर करीबन 6,400 करोड़ रुपए का सालाना बोझ बढ़ने वाला है। तो वहीं दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की बैठकें हो रही हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। 2 दिवसीय इस बैठक का आज दूसरा दिन होगा। ये बैठक अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ होगी। आपको बता दें कि कल की जो बैठक हुई थी उसमें 39 सांसद मौजूद हुए थे और इस बैठक के बाद जो सबसे अहम फैसला निकल करके सामने आया था वो ये था कि तमाम जो सांसद हैं वो अपने इलाके में, अपने इस क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा हर गांव जाएगी। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले जनता के बीच पूरी तैयारी से जाने की हिदायत दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से लखनऊ से हमारे साथ में अनूप जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे साथ स्पर्श मौजूद रहेंगे। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? आज दूसरे खंड की बैठक है और ये बैठक कितनी खास? देखिए, बिल्कुल काफी खास बैठक रहने वाली है। चुनाव तैयारियों के संबंध में अगर बात की जाए तो 3 क्षेत्रों के जो सांसद हैं वो आज जुटते हुए नजर आएंगे। अवध, काशी, गोरखपुर के क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 44 सांसद जो है वो आज की इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं।
योगी आदित्यनाथ अभी फिलहाल दिल्ली से बाहर है, दोपहर बाद तक जो है दिल्ली पहुंचते हुए जो है योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और इसी तरीके से केंद्रीय आलाकमान के भी नेता हो सकता है कि आज की बैठक में शामिल हो। कल जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा निकालने की बात कही थी, हमने पहले ही बताया था कि तमाम दर्शकों को कि जो कार्य किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो तमाम कार्य जो है अपने अपने क्षेत्र में लेकर पहुंचे। 16 तारीख से जो है ये आशीर्वाद यात्राएं जो है निकाली जाएंगी और खास तौर पर ऐसे सांसदों को जिनको मंत्री बनाया गया उन पर जो है जोर दिया गया है कि वो जो है अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे। एक सांसद जो है 4 लोकसभा कवर करते हुए जो है जो तमाम कार्य हैं वो जो है। बिल्कुल, स्पर्श तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क स्पर्श से टूट गया है। एक बार फिर से कोशिश होगी कि स्पर्श से बातचीत हो सके, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए ग्राउंड जीरो यानी कि लखनऊ का रुख करेंगे। स्टेट हेड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अनिल के अंकुर। अनिल जी, जिस तरीके से तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं, दूसरी तरफ तीसरी लहर भी हावी नजर आ रही है। ऐसे में संभावित तीसरी लहर से पहले ग्राउंड जीरो पर उतरने को कहा गया, लेकिन ये जो आदेश है वो कितना घातक हो सकता है? देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि एक तरफ कोरोना काल है और दूसरी तरफ चुनाव की तैयारी चरम पर चल रही है। बैठ पे चल रही है। अभी दिल्ली में बैठक चल रही है। आज भी बैठक है जहाँ के जैसे कि मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और वो आज शाम तक वहां दिल्ली में बैठक में फिर शामिल हुए, कल भी शामिल हुए थे। बैठकों के जो फैसले आप बता चुके हैं, लेकिन आगे क्या है कि जो वहां फैसले हो रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश में कैसे लागू किया जाए और किस तरीके से जमीनी जामा पहनाया जाए ताकि वो उत्तर प्रदेश मतलब अगली सरकार, क्योंकि नड्डा ने कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने कल इस बात साफ कहा था कि पिछली बार से ज्यादा बड़ा लक्ष्य इस बार रखा जाएगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 सीटें लेके आई थी, तो अब की बार उससे बड़ा लक्ष्य है। तो इसके लिए इनको उससे ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये तब के हालात है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार रही है, बड़े हालात खराब रहे, उससे किसी तरीके से अब उभर के हम लोग अब आए हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय इकाई है उसका देखना है कि जो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यात्राएं निकाली जाए और आशीर्वाद यात्रा निकाली जाए, उसको कैसे कोरोना मुक्त रखेंगे, कैसे उसमें जो मानक है उनको पालन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इनके लिए। लेकिन अभी जो केंद्र ने फैसले दिए हैं उन फैसलों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जो राज्य इकाई का मंथन अगले हफ्ते होगा। अभी जैसे स्वतंत्र देव सिंह ने आज सुबह ही ये बात बताई थी कि वो इस संदर्भ में बात करेंगे। जो जितने लोग बैठक में सांसद आए उनके जो निष्कर्ष निकलते हैं, उस निष्कर्ष के बाद जो भी होगा उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में इस बार प्रति पोलिंग बूथ अधिकतम 1200 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। पहले यह मानक 1500 वोटर प्रति पोलिंग बूथ था, लेकिन कोरोना संक्रमण की लहर को देखते हुए हाल ही में हुए बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को ही प्रतिरूप के रूप में माना गया है और 1200 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का मानक ही तय किया गया है। इसी तर्ज पर इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में भी 1200 वोटर प्रति पोलिंग बूथ का मानक तय किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा अकेले ही उत्तर प्रदेश भर के ब्राह्मणों को साधुरे की कवायद में निकल पड़े हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन से शुरुआत हुई ये कवायद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी करके सतीश चंद्र मिश्रा अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी की शरण में पहुंचने वाले हैं और वो पहुंचेंगे 31 जुलाई को। आपको बता दें कि अगले चरण की गोष्ठी की शुरुआत वो 31 जुलाई को वृंदावन से करने वाले। विधानसभा चुनाव जीतने के प्रयास में बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर इस बार भी सोशल इंजीनियरिंग का दांव चलना चाहती है। बसपा प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी के माध्यम से ब्राह्मणों को संदेश दे रही है कि इस वर्ग का वर्तमान सरकार उत्पीड़न कर रही है, जबकि बसपा की सरकार में मान सम्मान प्राप्त था। कोरोना संक्रमण के प्रसार के नजरिए से पूर्वी उत्तर प्रदेश एक बार फिर से संवेदनशील होता जा रहा है। इस क्षेत्र में डेल्टा प्लस और कप्पा वेरिएंट के मामले सबसे ज्यादा सामने आने लगे हैं। गोरखपुर मंडल में अब तक डेल्टा प्लस के 10 और कप्पा के 4 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मंडल में 54 मामले डेल्टा के सामने आए हैं। दूसरी लहर में कहर बरपाने वाले वेरिएंट की पहचान के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने 125 नमूनों को
जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था। इनमें से 68 की रिपोर्ट मिली है। इनमें बीआरडी के 30 और आरएमआरसी के 38 नमूने हैं। तीसरी लहर में माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस और कप्पा वेरिएंट का कहर देखने को मिलेगा। ये दोनों वेरिएंट दूसरी लहर में ही पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर मिले। यूपी में एम्बुलेंस सेवा ठप करते हुए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मंगलवार को 11 कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए 8 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराए जाने के बावजूद हड़ताल पर डटे 570 से ज्यादा और एम्बुलेंस कर्मियों को बुधवार को नौकरी से हटा दिया गया, यानी कि बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किए जाने वालों में एम्बुलेंस ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शामिल है। उधर शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो एम्बुलेंस की चाबी जमा करवा ले। इसे चलाने के लिए तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 60% तक एम्बुलेंस के संचालन का दावा किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर बने हुए हैं, चौथा दिन है आज हड़ताल का और ऐसे में सरकार ने भी सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। 570 से ज्यादा कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। देखिए पूजा, आज चौथा दिन है। एम्बुलेंस कर्मचारियों को लेकर हड़ताल पे आज भी है, लेकिन लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि एम्बुलेंस चालक वापस आए। उनको लगातार समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन लगातार वो एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर है, इसलिए सरकार कार्रवाई भी लगातार शुरू कर रही है। पहले उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाएगी तो उसके चालक पर या फिर एम्बुलेंस जो कंपनी है जिसके अंतर्गत सारी एम्बुलेंस दी गई थी उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब लगातार कार्रवाई का दौर जारी हो चुका है। दूसरी तरफ सरकार एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है। पुलिस विभाग, होमगार्ड विभाग और परिवहन विभाग के ड्राइवरों से मदद लेकर एम्बुलेंस शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से कल शाम से लगातार जिला प्रशासन एम्बुलेंस चालकों से उनकी चाबी ले रही है। लगातार इस तरीके से जो ड्राइवर हैं, वो चाहे पुलिस विभाग के हो, होमगार्ड विभाग के हो या फिर परिवहन विभाग के हो, उनको लगातार चाबी सौंपी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस चलाई जा सके, क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी थी, लोग अपने घरों से मरीज नहीं ले जा पा रहे थे, कहीं बुग्गी का, कहीं जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे थे, कभी ट्रॉली पर ले जा रहे तो कोई रिक्शे पर ले जा रहा, तो कोई हाथ में लिए जा रहा पेशेंट को। तो ये सब जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग कहीं न कहीं सवालों के घेरे में था। अब स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अनूप, जिस दौरान हमारी बातचीत हो रही है हम स्वास्थ्य कर्मियों के निलंबन की बात कर रहे हैं, ठीक उसी दौरान हमने कुछ ऐसी तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाई है जो इस समय हृदय विदारक हैं कि कैसे लोग और मरीज ऑटो के जरिए, रिक्शे के जरिए हॉस्पिटल पहुंचने को मजबूर हैं। नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी लगातार अपनी बैरक में टीवी लगाने की गुहार लगाता रहा है। बुधवार को एक बार फिर से गैंगस्टर कोर्ट में वर्चुअली पेशी के दौरान उसकी तरफ से लिखित आवेदन पर गुहार की गई है कि उसे एक टीवी दे दिया जाए। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की अदालत ने जिला कारागार बांदा से आई आख्या और मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह और विशेष लोग अभियोजक की दलील को सुना है। अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल और शासनादेश में शामिल प्रावधान के हिसाब से अनुमति योग्य हो तो बैरक में टीवी लगा दे। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बाराबंकी में एक लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान के आगमन को लेकर के रोड पर खड़े वाहनों को पुलिस हटवा रही थी। इस दौरान जब पुलिस ने एक लड़की को सड़क से गाड़ी हटाने को कहा तो वो पुलिस वालों से भिड़ गई। लड़की ने इंस्पेक्टर को धक्का तक दे दिया जिससे उनकी टोपी गिर गई। लड़की लगातार पुलिसकर्मियों को देख लेने की धमकी देती रही। समझाने आई महिला दरोगा पर लड़की हमलावर तक हो गई। महिला सिपाहियों के साथ जमकर अभद्रता करी है। लड़की का ये ड्रामा करीबन आधे घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को अगली तारीख यानी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने तक के लिए बढ़ा दिया है और ये तारीख सुनिश्चित हुई है फिलहाल 18 अगस्त।
राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने और राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए दी गई सहमति के आधार पर हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और चारधाम यात्रा शुरू करने के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कोविड प्रबंधन को लेकर पूछा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों, नर्सों और तकनीकी स्टाफ के कितने पद खाली हैं, इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो चारधाम यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक है, अगली सुनवाई तक। बड़ी खबर है ये, चारधाम यात्रा पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, हाई कोर्ट ने कहा है कि तब तक हम कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की बात की जाए तो सीधे सीधा आर्थिकी का सबसे मेजर जो स्रोत है वो चारधाम यात्रा है। लेकिन कोरोना के चलते चारधाम यात्रा पर जो प्रतिबंध लगे थे वो अभी खुलते नजर नहीं आ रहे हैं। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जिसके चलते 18 अगस्त को दोबारा इस पर सुनवाई होगी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक CIL सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है कि चारधाम यात्रा को जल्द शुरू किया जाए। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया है कि अगर यात्रा शुरू करती भी है तो आपकी क्या तैयारी होगी, कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था आपने बनाई है और जो वैक्सीनेशन है या जो तमाम व्यवस्था यात्रा मार्ग पर होनी चाहिए उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसे में जो दोबारा सुनवाई होगी वो 18 अगस्त की होगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। तो ऐसे में उसके फैसले का भी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 18 अगस्त से पहले चारधाम यात्रा के सुचारू होने की कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हालांकि राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड प्रदेश में यात्रा को जल्द शुरू किया जाएगा। हालांकि पहले एक बात ये भी नजर आई थी कि जो स्थानीय जनपद है, चाहे फिर वो रुद्रप्रयाग की बात हो, जहाँ तक केदारनाथ धाम को यात्रा संचालित होती है, या फिर चमोली में बद्रीनाथ धाम और उत्तरकाशी में यमुनोत्री, गंगोत्री, पहले स्थानीय स्तर पर शुरू करने की बात जरूर सामने आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते सरकार बैकफुट पर आई और अब किसी भी तरह से यात्रा को संचालित नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चारधाम यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित रहने वाली है और हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि अगर हम चारधाम यात्रा शुरू करते हैं तो आपकी क्या तैयारी है। उत्तराखंड में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पदभार ग्रहण करने के अगले ही दिन भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए सत्ता में आने पर चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड भंग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक्ट हक हुकूकधारियों के अधिकारों का हनन करता है। कांग्रेस अध्यक्ष गोंदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने तमाम ऐसे काम किए जिन वर्गों के लिए वो योजनाएं लेकर आई, वो ही उसका विरोध कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड भी इनमें से एक है। चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहित लगातार इस बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनवाई ही नहीं करना चाहती है। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लोग पूछ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों चाहते हो? हम इसलिए नहीं चाहते हैं कांग्रेस की सरकार कि हमें सत्ता का सुख चाहिए, हमें सत्ता का सुख नहीं चाहिए, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि जनता के साथ हो रहे अन्याय को, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है और जनता के साथ हो रहे अन्याय को हम जो है उसका संघर्ष करके उसका बदला लेंगे। इस वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वही उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के कारण मलबा आने से करीबन 338 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इनमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। बीते दिन भूस्खलन से बंद 4 अन्य नेशनल हाईवे को खोला जा सका है। सबसे ज्यादा 284 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। कार्यदायी एजेंसियां लगातार सड़कों को खोलने की कवायद में जुटी हुई है, लेकिन बारिश के चलते इस काम में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, रानीखेत, टनकपुर, पिथौरागढ़ हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कों पर बीते दिन ट्रैफिक बाधित रहा है। ट्रैफिक को वैकल्पिक रूट पर डाइवर्ट किया गया है और आपको बता दें कि बारिश के चलते कई जगहों पर रेड अलर्ट और कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।